तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जहां पे हम बात करने वाले हैं आज हुई मंडे नाइट रॉ के बारे में। जी हां, WWE डे 1 पेपर व्यू खत्म हुआ। ब्रॉक लेसनर वाज द न्यू चैंपियन और लोगों को अब इंतजार हो रहा था कि आगे क्या हो सकता है। रॉयल रंबल एक और बड़ा पेपर व्यू जो कि आने वाला है जनवरी 29 को, उसमें आखिर क्या ब्रॉक लेसनर अपना टाइटल डिफेंड करेंगे या फिर नहीं, और रोमन रेंस का अब क्या हो सकता है। तो बहुत सारी चीजें आज रॉ में हमें पता लगी हैं। आखिर ब्रॉक का अपोनेंट कौन होगा वो भी पता लग गया है। एक ड्रीम मैच फाइनली हम फैंस को देखने को मिलेगा, लेकिन उसके अलावा कई सारी चीजें हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो को एंड तक देखते रहें और भाई मंडे नाइट रॉ पे जो भी आपके ओपिनियंस रहे हैं वो डेफिनेटली मुझे कमेंट्स में बताना ना भूलें। तो शो सीधा स्टार्ट होता है, लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और रिंग में आ जाते हैं बीच में पॉल हेमन और वो इंट्रोड्यूस करते हैं नए WWE चैंपियन ब्रॉक लेसनर को। जी हां, तो क्लियरली पहले ही गो में हमें इंडिकेट कर दिया गया, बता दिया गया कि ब्रॉक लेसनर के अभी भी जो एडवोकेट हैं वो पॉल हेमन रहने वाले हैं। और यहाँ पे हमें ब्रॉक लेसनर सबसे पहले आते हैं, वो एक स्टील स्टेप के ऊपर खड़े हो जाते हैं और वो रोमन रेंस को गुड विशेस देते हैं कि भाई मैं उम्मीद करता हूँ वो जल्दी सही हो जाए और वो रिकवर कर जाए, वो हेल्दी हो जाए एक बार फिर से। लेकिन ब्रॉक लेसनर यहाँ पे कहते हैं साउथ कैरोलिना एक्नॉलेज मी। तो रोमन रेंस के बारे में कई सारी बातें यहाँ पे बोली गई, छोटे छोटे हिंट्स ड्रॉप करे गए थ्रू आउट द शो, जिनमें से एक ये भी था जो क्लियरली बताता है कि अभी ब्रॉक और रोमन की जो कहानी है वो किसी भी एंगल से खत्म नहीं हुई। और हमें बताया जाता है कि बिल्कुल ब्रॉक लेसनर अपना टाइटल डिफेंड करने वाले हैं रॉयल रंबल के अंदर, और एक फेटल 4-वे मैच उसका नंबर 1 कंटेंडर डिसाइड करेगा, यानी कि बॉबी लैशली, केविन ओवेंस, बिग ई और सेथ रॉलिंस। जो मैच ओरिजिनली होने वाला था WWE डे 1 के अंदर वो हमें देखने को मिलेगा और जो भी उसको जीतता है वो नंबर 1 कंटेंडर बनेगा। और इसके बाद पॉल हेमन बात करते हैं सारे बंदे जो कि इस मैच में होने वाले हैं। सबसे पहले सेथ रॉलिंस और केविन ओवेंस की वो एक साथ बात करते हैं और कहते हैं कि भाई इनको हमें एक ही टीम कंसिडर करना चाहिए। और यहाँ पे सेथ रॉलिंस जबकि अपने आप को विजनरी बोलता है, क्या क्या बोलता है, अगर उसको इतना पता होता तो भाई ऑब्वियसली वो जीत सकता था डे 1 के अंदर भी। लेकिन सेथ रॉलिंस को भी ये बात पता है कि वो नहीं हरा सकता ब्रॉक लेसनर को। सेम चीज गोस फॉर केविन ओवेंस। इनफैक्ट वो कहते हैं कि हमको यहाँ पे ट्रेड कर देना चाहिए इन दोनों को स्मैकडाउन में, क्योंकि रोमन रेंस जो है अब उसको कमी महसूस होगी काफी सारी चीजों की, क्योंकि अब उसका स्पेशल काउंसिल उसके साथ नहीं है। वो कहते हैं इस बात का तुम्हें प्रूफ चाहिए, मैं एक हफ्ते से रोमन रेंस से दूर हूं, ऑलरेडी उसको कोविड हो चुका है। तो ये एक ऐसी लाइन थी जो कि शायद एक एजी लाइन हमें देखने को मिली इस पीजी शो के अंदर। डेफिनेटली मैंने इसको एंजॉय करा। आई नो रोमन रेंस भी इसको पूरा एंजॉय कर रहे होंगे। इनफैक्ट रोमन रेंस स्मैकडाउन में आने वाले हैं और ऑलरेडी काफी अच्छे से रिकवर कर चुके हैं, जो कि एक बहुत बढ़िया बात है। WWE ने ये चीज अनाउंस करी। तो दो बंदों के बारे में डिस्कस करने के बाद पॉल हेमन बात करते हैं बॉबी लैशली की कि कैसे ये वो बंदा है जो कि जेन्युइन कंटेंडर बन सकता है फॉर ब्रॉक लेसनर WWE चैंपियनशिप। इन दोनों बंदों का आज तक पाथ जो है वो कभी क्रॉस नहीं हुआ, लेकिन इस वजह से नहीं क्योंकि ये चाहते नहीं थे, क्योंकि ये एक दूसरे को बिल्कुल भी फेयर नहीं करते। और वो बिग ई के बारे में बात करते हैं कि ये वो बंदा है जिसको हम ऑनर करेंगे अगर ये मैच जीतता है टू बीट ब्रॉक लेसनर। वो कहते हैं ऐसा होगा तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन हम ऑब्वियसली रिस्पेक्ट करते हैं बिग ई की, क्योंकि वो जेन्युइनली एक काफी अच्छा चैंपियन था। और पॉल हेमन एक बार फिर से बोलते हैं कि भाई अगर बॉबी लैशली यहाँ पे जीत भी जाता है तो वो ब्रॉक लेसनर को नहीं हराने वाला, ही इज जस्ट अ ब्रॉक लेसनर वॉनबी। तो पॉल हेमन सारे कंटेंडर्स की तारीफ भी करी, थोड़ी थोड़ी बुराई भी करी, लेकिन क्लियरली उनका पॉइंट यही था कि ब्रॉक लेसनर नहीं हारने वाले रॉयल रंबल में एट एनी कॉस्ट, ही इज गोइंग टू रिटेन हिज टाइटल। तो ये फेटल 4-वे मैच मेन इवेंट में हमें देखने को मिला, उसके बारे में गाइस हम अभी बात करते हैं। इसके बाद हमें मैच देखने को मिलता है अल्फा अकेडमी का अगेंस्ट आरके ब्रो। और रैंडी ऑर्टन एक बार फिर से रिडल को यही बोल रहे थे कि भाई तुम अब न्यू ईयर में आ गए हो, हमने सोचा था एज ए चैंपियन हमें अच्छे से रहना है, बिल्कुल तुम्हें मेरी बातें फॉलो करनी पड़ेंगी। और यहाँ पे इस टैग टीम मैच में देखने को मिला कि अल्फा अकेडमी की विक्ट्री हो गई। तो रैंडी ऑर्टन बिल्कुल भी इस बात से खुश नहीं थे। रिडल को ओटिस ने यहाँ पे पिन भी कर दिया और अल्फा अकेडमी को काफी स्ट्रॉन्ग बुक करा जा रहा है। प्रोबेबली वो नेक्स्ट इन लाइन है फॉर द टाइटल्स, नंबर 1 कंटेंडर वो बन चुके हैं। और मुझे लगता है कि अब रिडल और ऑर्टन का काफी धीरे धीरे जो है वो ब्रेकअप स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑर्टन पूरी कोशिश कर रहे हैं टाइटल्स रिटेन करने की, लेकिन वो पॉइंट तभी आएगा जब एक्चुअली में आरके ब्रो अपने टाइटल्स हारेंगे। हो सकता है वो चीज रॉयल रंबल में हो गाइस, ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। इसके बाद यहाँ पे ये 24/7 टाइटल का मिक्स टैग टीम मैच होता है, जहाँ पे अकीरा टोजावा और टमीना स्नुका की टीम है वो हार गई रेजी और डेना ब्रुक की टीम से। कुछ भी यहाँ पे किसी का इंटरेस्ट था नहीं। इसके बाद रिंग में आ जाती हैं बेकी लिंच और वो बात करती हैं किस तरीके से अब नया साल आ गया है, सारे लोग सोचते हैं कि हाँ भाई हमारी रेजोल्यूशंस है जो कि हमको पूरी करनी है इस साल के अंदर, और पूरा वुमेन्स का लॉकर रूम यही सोच रहा होगा कि हमें अब रॉ वुमेन्स चैंपियन बनना है। लेकिन वो एक ऐसी चीज है जो हो नहीं सकती, क्योंकि उनको मुझे हराना पड़ेगा और मुझे कोई हरा नहीं सकता।
मैं जो हूँ एक वर्क ऑफ आर्ट हूँ और इतने समय से मेरे पास रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप है, कोई उस चीज को चेंज नहीं कर सकता। तो लिव मॉर्गन बाहर आती है और वो कहती है मुझे पता है बेकी मैं हार गई, लेकिन तुम भी जानती थी कि मैं कितना क्लोज हूँ टू बीट यू। उसके बाद बियांका आती है बाहर और कहती है इतने टाइम से मेरा डू ड्रॉप के साथ किस्सा चल रहा था, वो खत्म हो चुका है, लेकिन मैं वापस लग रही हूँ लाइन में फॉर द रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप। तो बेकी यहाँ पे कहती है तुम दोनों को मैं ऑलरेडी हरा चुकी हूँ, मेरे पास कुछ प्रूफ करने के लिए है नहीं, तो तुम आपस में लड़के डिसाइड कर लो कौन मुझे चैलेंज करेगा और उसके बाद तुम मुझे बता देना। तो इन तीनों के बीच में ब्रॉल स्टार्ट होती है, दोनों उठा के पहले बेकी को बाहर फेंकती हैं, लेकिन एट द एंड देखने को मिलता है कि बेकी यहाँ पे बियांका को लगाती है एक मैन हैंडल स्लैम और उनको अपर हैंड मिल जाता है इस सेगमेंट के अंदर। आई थिंक नेक्स्ट वीक डू ड्रॉप भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाएंगी और बियांका वर्सेस लिव मॉर्गन वर्सेस डू ड्रॉप एक ट्रिपल थ्रेट मैच होगा, क्योंकि डू ड्रॉप भी जाके एडम पेयर्स से बात करती है और शायद उसका जो विनर है वो फिर बेकी को रॉयल रंबल में गाइस चैलेंज करेगा। तो कुछ खास इस समय चल नहीं रहा विमेंस डिवीजन में, वही घिसी पिटी चीज डब्ल्यूडब्ल्यूई आगे कंटिन्यू कर रही है। इसके बाद बैक स्टेज केविन ओवेंस जाते हैं सेथ रॉलिंस के पास और कहते हैं कि देखो भाई आज हमारा जो प्लान है बिल्कुल वैसा ही चलेगा जैसे ब्रॉक लेसनर के मैच में ऐड होने से पहले हमने करा था फॉर डे 1। हम दोनों मिलकर एज अ टीम काम करेंगे और रॉलिंस जो है उनकी बात में बिल्कुल यहाँ पे एग्री करते हैं। इसके बाद हमें देखने को मिलता है विमेंस टैग टीम मैच जो कि एक चैंपियनशिप के लिए भी था। कार्मेला और जेलिना वेगा ने हरा दिया निकी ऐश और रिया रिप्ली को। आई डोंट नो मैं इसके बारे में क्या बोलूं, ऐसा लग रहा था जिस तरीके से मैच आउट ऑफ नोवेयर खत्म हो गया वो शायद स्क्रिप्टेड भी नहीं था और निकी ऐश और रिया रिप्ली का जो ब्रेकअप है वो भी बहुत जल्द हमें देखने को मिलने वाला है, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन जहां तक विमेंस टैग टीम टाइटल्स की बात है, भाई मेंस की टीम को इतना अच्छा बिल्ड नहीं करा जा रहा, तो यहाँ पे हम क्या ही उम्मीद रखेंगे, बिल्कुल कुछ यहाँ पे गाइस मेरा इंटरेस्ट आया नहीं। इसके बाद स्ट्रीट प्रॉफिट्स का मैच देखने को मिलता है अपोलो क्रूज और कमांडर अजीज के साथ और यहाँ ये भी अनाउंस कर दिया गया कि स्ट्रीट प्रॉफिट्स और मिस्टीरियोस ये दोनों टैग टीम्स अब रॉयल रंबल का पार्ट होने वाली है। धीरे धीरे पार्टिसिपेंट्स अनाउंस होने शुरू हो गए और स्ट्रीट प्रॉफिट्स यहाँ पे जीत भी चुके हैं। एक पॉइंट मैं बोलना चाहूंगा कि अपोलो क्रूज जो स्मैकडाउन पे लग रहे थे अजीज के साथ वो बहुत बेटर था और वो जब से रॉ पे आए हैं उनको मैं कुछ खास नोटिस भी नहीं कर रहा हूं, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई को कोशिश करनी चाहिए कि उनको थोड़ी और बेटर फ्यूड में वो डालें। इसके बाद हम बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप मैच देखने को मिला डेमियन प्रीस्ट अगेंस्ट डॉल्फ जिगलर और यहाँ पे स्टिपुलेशन लगी थी कि अगर डेमियन प्रीस्ट काउंट आउट हो जाते हैं, डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो वो अपना टाइटल हार जाएंगे। तो यहाँ पे बहुत सारी कोशिश कर रहे थे डॉल्फ जिगलर ये चीज करवाने की। इनफैक्ट यहाँ पे रॉबर्ट रूड आ जाते हैं बाहर स्टील चेयर लेके और डेमियन प्रीस्ट को वो चेयर लेते हैं, लेकिन प्रीस्ट बिल्कुल अपनी सेंसेस में थे, उन्होंने जिगलर को नहीं रॉबर्ट रूड को अटैक करा। जिगलर पीछे से जिगजैग लगाते हैं, काफी क्लोज किकआउट यहाँ डेमियन प्रीस्ट करते हैं और उसके बाद वो रेकनिंग लगा के इस मैच को जीत चुके हैं और अपना टाइटल भी उन्होंने कर लिया रिटेन। तो आई थिंक यहाँ पे डेमियन प्रीस्ट की ये जो बुकिंग है वो अच्छी चल रही है, लेकिन डॉल्फ जिगलर के अलावा उनको अब कुछ और अपोनेंट मिलने जरूरी हैं, क्योंकि पिछले कई हफ्तों से जो है वो रॉबर्ट रूड और जिगलर के साथ ही लड़ रहे हैं। रॉयल रंबल आ रही है, कुछ नया कंटेंडर उनको दिया जाए तो वो मैं देखना चाहूंगा, शायद वो अपोलो क्रूज हो सकते हैं, तो हमारी दो प्रॉब्लम्स एक साथ सॉल्व हो जाएंगी। इसके बाद हम बात करते हैं तो बैक स्टेज ऑस्टिन थ्योरी कन्फ्रंट करते हैं विंस मैकमैन को और उनको कहते हैं मुझे एक मौका चाहिए फिन बैलर से लड़ने का, लेकिन यहाँ पे विंस कहते हैं तुम ऑलरेडी उससे हार चुके हो, मैं तुम्हें एक और मौका दूंगा और वो है रॉयल रंबल में एक एंट्री। अगर तुम जीतोगे तुम अपने चैंपियन को चैलेंज कर सकते हो जो भी तुम्हें पसंद है और रेसलमेनिया को हेडलाइन कर सकते हो। तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी विंस की तरफ से गाइस ऑस्टिन थ्योरी को दी गई। इसके बाद रिंग में आ जाते हैं मिज और मरीज और मिज यहाँ पे बात कर रहे हैं ऑब्वियसली किस तरीके से एज जो है वो इसी वजह से जीत पाए क्योंकि बेथ फीनिक्स उनकी जो वाइफ है वो वहां पे आ गई और मिज पूरे प्रोमो में यही क्राउड से पूछ रहे थे कि आखिर कौन ऐसा बंदा है जो अपनी वाइफ की हेल्प लेगा अपने अपोनेंट को हराने के लिए, और हम जानते हैं कि एग्जैक्टली यही वो चीज है जो मिज कर रहे थे डे 1 में। तो क्राउड बार बार यू चीयर कर रहा था और फाइनली यहाँ पे मरीज कहती हैं कि अगर बेथ फीनिक्स अभी मेरे सामने होती तो मैं उनको सीधा पंच करती फेस में, और उसी समय जो है बेथ फीनिक्स का गाइस म्यूजिक बज जाता है। एज यहाँ पे बाहर आते हैं और वो चैलेंज करते हैं मिज और मरीज को रॉयल रंबल के लिए फॉर अ मिक्स्ड टैग टीम मैच, जहां पे मिस कर लेते हैं चैलेंज को एक्सेप्ट, लेकिन मरीज जो है वो इतनी इंटरेस्टेड नहीं लग रही थी इस चैलेंज में। यहाँ पे बेथ फीनिक्स एकदम से ऐसे एक्शन करती हैं कि वो पंच करेंगी मरीज को, लेकिन मरीज डर के नीचे गिर जाती हैं। तो ऑब्वियसली आई थिंक ये मिक्स्ड टैग टीम मैच होने वाला है रॉयल रंबल के अंदर, और बढ़िया बात यहाँ पे ये है कि एज जो है फिर कुछ और कर पाएंगे रेसलमेनिया के लिए, उनको कुछ बड़ी फ्यूड की जरूरत है क्योंकि ये मिक्स्ड टैग टीम मैच आई थिंक एक रेसलमेनिया वर्दी मैच नहीं होने वाला। तो रॉयल रंबल के लिए तब भी ठीक है, और आने वाले जो हफ्ते हैं उसमें ऑब्वियसली इस मिक्स्ड टैग टीम मैच की बिल्ड देखने को मिलेगी। इसके बाद होते हैं बैक स्टेज बिग ई, और वो काफी कॉन्सेंट्रेटेड लग रहे थे बहुत बढ़िया से कि भाई आज जो फेटल 4-वे मैच है वो मैं ही जीतूंगा, कोई मतलब नहीं है कि और कोई भी इसको जीत जाए। उनकी तरफ से यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग प्रोमो था। इसके बाद ओमोस अगेंस्ट एजे स्टाइल्स का मैच हुआ, तो अबे ब्रेकअप इन दोनों के बीच में था और मैं सोच रहा था कुछ बढ़िया होगा, लेकिन ओमोस यहाँ पे एजे स्टाइल्स को हरा चुके हैं।
तो आई डोंट नो कि एजे स्टाइल्स की बुकिंग क्या है, वो NXT में इन्वॉल्व आई नो, लेकिन उसको मैं कुछ खास फॉलो नहीं कर रहा। क्या उसकी वजह से एजे स्टाइल्स यहाँ पे आ रहे, आप लोगों का मैं यहाँ पे हेल्प चाहूंगा नीचे कमेंट्स में। लेकिन क्या ये सही डिसीजन था? क्या ओमोस को आगे WWE कुछ दिखाएगी? क्या उनमें उतनी पोटेंशियल भी है? क्योंकि आई थिंक कि एजे स्टाइल्स वर्सेस एज वो मैच है जो मैं देखना चाहता हूँ रेसलमेनिया के लिए। क्लासिक हो सकता है, स्टोरी लाइन वाइज भी, रेसलिंग वाइज भी हम जानते हैं। तो इन दोनों को बढ़िया से भाई बुक करना पड़ेगा और रॉयल रंबल में भी एजे स्टाइल्स को आई थिंक कुछ बेटर अब WWE को देना चाहिए। ओमोस के साथ उनकी फ्यूड यहाँ पे खत्म हो जानी चाहिए। इसके बाद अनाउंस करा जाता है कि नेक्स्ट वीक फाइनली 4 महीने दूर रहने के बाद और अब ब्रे वायत के साथ सारा कनेक्शन खत्म होने के बाद अलेक्सा ब्लिस विल कम बैक टू मंडे नाइट रॉ। तो इंटरेस्टिंग रहेगा देखना, रॉयल रंबल से पहले उनका रिटर्न हो रहा है। प्रोबेबली वो रॉयल रंबल जीतने की एक बहुत बड़ी फेवरेट बन गई है ऑलरेडी, क्योंकि वो वापस आ रही हैं और मे बी वही फिर फाइनली रेसलमेनिया का मैच हो सकता है, बेकी लिंच वर्सेस अलेक्सा ब्लिस। इसके बाद हम बात करें तो हमें अपना मेन इवेंट देखने को मिला, सेथ रॉलिंस, बिग ई, बॉबी लैशली और केविन ओवेंस, और बिल्कुल जो गेम थी वही हमें देखने को मिली। यहाँ पे केविन ओवेंस और सेथ रॉलिंस साथ में काम कर रहे थे। बॉबी लैशली स्पीयर मिस कर देते हैं और गिर जाते हैं थ्रू द बैरिकेड। उसके बाद बिग ई को पावर बॉम्ब कर दिया जाता है थ्रू द टेबल। सब कुछ इन दोनों के प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा था, लेकिन एक मोमेंट आती है मैच में जहां बिग ई और बॉबी लैशली इन दोनों को पकड़ते हैं और ये बैक स्टेज चले जाते हैं भाई, वहां पे लड़ते लड़ते क्राउड के थ्रू। और उसके बाद कमर्शियल के बाद जब हम वापस आते हैं तो फिर दिखता है कि इन दोनों के पास मोमेंटम आ चुका है। तो केविन ओवेंस, सेथ रॉलिंस पूरा यहाँ पे डील कर रहे थे सबके साथ और एट द एंड यहाँ पे होता गया है कि जब सेथ रॉलिंस अपना स्टॉम्प लगाते हैं और ऐसा लगता है वो फिनिश करना चाहते हैं सब कुछ, बॉबी लैशली आते हैं आउट ऑफ नोवेयर, पहले स्पीयर लगाते हैं बिग ई को, उसके बाद वो स्पीयर लगाते हैं सेथ रॉलिंस को और फाइनली स्पीयर लगाते हैं केविन ओवेंस को टू विन द मैच। एंड बॉबी लैशली इज द नंबर 1 कंटेंडर फॉर ब्रॉक लेसनर WWE चैंपियनशिप। जी हाँ गाइस, ये जो ड्रीम मैच इतने समय से हम फैंस मांग रहे थे वो हमें देखने को मिलने वाला है और रॉयल रंबल में ब्रॉक लेसनर अपना टाइटल डिफेंड करेंगे अगेंस्ट बॉबी लैशली। तो भाई ब्रॉक लेसनर होते हैं बैक स्टेज और उनके पास इंटरव्यूअर आता है और ब्रॉक कहते हैं जाके रोमन को बता दो दैट आई एम गोइंग टू कन्फ्रंट हिम दिस फ्राइडे ऑन स्मैकडाउन। तो इसका मतलब ये है कि एक तरफ ब्रॉक लेसनर अपना टाइटल डिफेंड कर रहे हैं और दूसरी तरफ अपनी फ्यूड वो रोमन रेंस के साथ भी कंटिन्यू करेंगे। तो इंटरेस्टिंग हो सकता है, पूरी सिचुएशन काफी बढ़िया हो सकती है। और मैं रिपोर्ट्स पढ़ रहा था कि जो भी डे 1 में हुआ उससे रेसलमेनिया के प्लान्स कहीं भी चेंज नहीं हुए हैं। तो गाइस स्मैकडाउन का एपिसोड कांट मिस होने वाला है इस हफ्ते और मैं उम्मीद करता हूं आप उसके लिए बने रहेंगे। अगर ये रिव्यू आपको पसंद आया, वीडियो को लाइक करें, अपने ओपिनियंस आज के शो के बारे में मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप कितने इंटरेस्टेड हैं ब्रॉक वर्सेस लैशली के ड्रीम मैच में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।